नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए सिलेक्शन बैच 2.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। यूट्यूब पे भी इसका क्लासेस आपको मिलेगा। जितना पढ़ा दूंगा फ्रेंड्स उतना पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं इतना तक कह सकता हूँ कि आप मेंस की मैं बात करूं ना भाई, इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम को भी देंगे ना, तो भाई मेंस एग्जाम को लिखने में आप क्या होंगे, समर्थ होंगे, आराम से मेंस को भी लिख सकते हैं। इतना तक तो मैं करवा दूंगा। हाँ, लेकिन आपको ये काम करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और आप क्या करिए, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ से रिविजन कीजिएगा, ठीक है। हालांकि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। और मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे नोट्स तैयार किया गया है वो डायग्रामिकली पिक्चोरियल फॉर्म में बहुत सारी चीजें मैंने करने का कोशिश किया हूँ। तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला क्लास जो फ्रेंड्स है आप वो भी जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हूँ। चूंकि हम लोग प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो भाई इसके बारे में सबसे पहले बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये समझ होना चाहिए कि आपके एग्जाम की सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है ना। तो ये जरूरी होता है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाला क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो और देखें तो अच्छी बात है। आप जो अभी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, एक दिन में हम लोग फ्रेंड्स 4 क्लास को करने वाले हैं, है ना। ये जो बैच आप देख सकते हैं सिलेक्शन बैच 2.0 है, उसमें सबसे पहला जो क्लास होगा आप लोग का प्राचीन भारत के इतिहास का, जो कि हड़प्पा सभ्यता से मैं शुरू करूंगा। दूसरा क्लास आप लोग का होगा बायोलॉजी का। तीसरा क्लास होगा आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी का। और चौथा क्लास होगा फ्रेंड्स आप लोग का मैथ्स का, ठीक है। क्लास का जो ड्यूरेशन रहता है 35 से 40 मिनट का रहता है। और ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, तो जितने बार चाहे वीडियो को उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर उधर की हम लोग बात बिल्कुल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो है हम लोग टॉपिक पे फोकस करेंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए ये जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, मैं आपको हार्डली 35 से 40 मिनट में कंप्लीट करवाऊंगा पूरा टॉपिक। तो इधर उधर की बात नहीं करेंगे तभी होगा। और यही मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है लगभग 3-4 घंटा में कंप्लीट करवाता हूँ। तो जाहिर सी बात आप समझ ही रहे ना। तो ये चीज करने में आपको फायदा मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, टाइम का बचत होगा और इधर उधर की बात नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आपका भटकाव भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट है आपके लिए तो ये रामबाण है क्लास, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और बिहार एसआई में हम लोग का जो टारगेट है वो है 85 to 90, मैं 85 to 90 का जो है टारगेट है। 100 में मैं कह रहा हूँ 85 से 90 नंबर आपको लाना ही लाना है। और इतना क्वेश्चन मेरे नोट से मैं जितना पढ़ा दूंगा वहां से आना ही आना है। अच्छा, एक डाउट और है स्टैटिक जीके के लेके, बहुत सारे फ्रेंड्स का कि सर स्टैटिक जीके के बारे में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिक जीके मैं यूट्यूब पे ही आप लोगों को पूरा करवाऊंगा। टोटल मैं आपको 40 क्लास दूंगा स्टैटिक जीके का। और आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके कितना महत्वपूर्ण है वन डे एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई स्टैटिक जीके मतलब 35 से 40 वीडियो दूंगा स्टैटिक जीके का, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपके जो है 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना स्टैटिक जीके से, आपकी मुट्ठी में होगा, कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक जीके यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो सभी सोशल मीडिया का लिंक जो है कम से कम आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो मैं थोड़ा सा सिलेबस है, ये सिलेबस पूरा है पीटी और मेंस का, आप इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखिए स्पेशल बिहार भी मैं पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके, इंडियन इकोनॉमी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, है ना। उसके बाद प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास भी आपको पढ़ना होता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सेक्शन है और सारी चीजें आपको कवर करना होता है। मैं आपसे ये सारी क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं करवाऊंगा इस बैच में, तो ये आप सबको पता ही होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। चैप्टर का नाम ही है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टॉपिक को कैसे आपको समझना है, ये जरूरी होता है, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपकी क्लास में, कंप्लीट पीडीएफ एक ही साथ में मिल जाएगा। हाँ, पीडीएफ को आप जो पीडीएफ से जो क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, पीडीएफ को पढ़िएगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, कहानी की तरह सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों का जो चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी होता है, एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं जरा सा देखिए, ये जानना जरूरी है।
तो सबसे पहले हम लोग जो है भूमिका को देखने वाले हैं। तो आप कहेगा सर हम लोग तो मेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या पीसीएस एग्जाम के लिए, ताकि हम लोग भूमिका को देखेंगे। फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है, जिस टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई जानना जरूरी होता है। तो पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो है भूमिका को देखने वाले हैं। भूमिका में क्या चीज याद रखना है अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद जो है भूमिका के बाद फ्रेंड्स हम लोग नामकरण के लेके देखेंगे, नामकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नामकरण को देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के लेके। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो क्या कारण रहा है इसको थोड़ा सा समझने वाले, समझना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां तक था। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। उस जगह का नाम पूछे जाते हैं, वहां की नदी के नाम पूछ लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट जो हम लोग समझने वाले हैं इसका भौगोलिक स्थिति या फिर भौगोलिक विस्तार ही लिख देता हूं, ठीक है। भौगोलिक विस्तार इसे देखने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको लिखना कतई नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई कौन कौन से पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो प्रमुख स्थल है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो है यहाँ पे प्रमुख स्थल को देखने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसका जीवन शैली कैसा था, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स जीवन शैली। तो जीवन शैली में क्या होगा? जाहिर सी बात है सामाजिक जीवन होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सामाजिक जीवन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसका जो है आर्थिक जीवन क्या था इन लोगों का, इसको देखने वाले हैं आर्थिक जीवन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं राजनीतिक जीवन कैसी थी इन लोगों का। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनका जो है धार्मिक जो है जीवन कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की देन क्या क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की देन क्या क्या है, यहाँ पे सिर्फ देन ही लिख देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता की देन। और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की जो है यहाँ पे पतन का कारण क्या था, है ना, क्यों विलुप्त हो गया। तो पतन का कारण को देखने वाले हैं। अब आइए ये जो सारे पॉइंट मैं लिखा हूं पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं, उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ में पे जाऊंगा और उसके बाद सारी चीजें हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। ये जरूरी होता है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट होगा सर ये जो आपका क्लास है, ये क्लास करने के बाद मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत है? तो मैं कहूँगा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप संतुष्टि के लिए जाहिर सी बात है आपके पास लुसेंट होगा, क्रॉन होगा या एनसीईआरटी की बुक होगी, कोई भी बुक है, जो भी बुक आपके सामने होगा तो हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक होगा। तो पहले वीडियो देख के जाइएगा, उसके बाद बुक में जाइएगा। तो चूंकि बुक में जो चीजें हैं उससे मैं कह रहा हूं कि 2 स्टेप आगे सारी चीजें जो है मैं पढ़ा चुका रहूंगा। तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि भाई ये ऑलरेडी मुझे आता है। तो एक कॉन्फिडेंस के लिए ना, एक होता है ना भाई, एक संतुष्टि के लिए, तो आप बुक को रख सकते हैं, बुक को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोट्स है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको पूरा करिए, एग्जाम में क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की भूमिका के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, क्योंकि ये भूमिका के बारे में चूंकि ये चीजें मेंस एग्जाम के क्वेश्चन आप लिखते हैं तो भाई वहां पे चीजों को मेंशन करते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है वन डे एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन समझ होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो यहाँ पे उत्खनन होता है, खोज होता है, वो 20वीं सदी में होता है, आप सबको पता है। इससे पहले जो है 20वीं सदी से पहले, मतलब कि मैं डेट मेंशन कर दूं तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता को जाहिर सी बात है खोज करते हैं वहां के स्थल का दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो उससे पहले हड़प्पा सभ्यता जो है एक गुमनाम सभ्यता था, जाहिर सी बात इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। इससे सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता को लोग मानते थे। जब हड़प्पा सभ्यता का खोज होता है तो पता चलता है कि सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो भूमिका में हमें यही चीज लिखना होता है, बेसिक बात है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। नामकरण के लेके फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ तो बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और एक एक करके समझिए। पहले एक बार वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपके दिमाग में मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये अपना प्यारा सा भारत है। आप कहेगा सर मैप क्यों बना रहे हैं, हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये मैप बनाना जरूरी है। हाँ भाई, मैप बनाना जरूरी है। मैप से चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना फ्रेंड्स, इनका विस्तार कहाँ पे था, किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा इंडिया है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो ये जो फैला हुआ था
अच्छा, इंडिया के बात करूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इंडिया का ही हिस्सा हुआ करते थे। ये पाकिस्तान है, उसके बाद ऊपर में अफगानिस्तान है। तो मैं पाकिस्तान और भारत में ही ये सभ्यता फैला हुआ था, तो यहाँ पे दो ही मैं फिगर बनाऊंगा। और हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके उत्तर प्रदेश के जो आलमगीरपुर है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा अपना हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हड़प्पा सभ्यता का फैलाव, ये है। हालांकि आगे मैं फिगर में भी बना दिया हूँ। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसका जो है लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, 13 लाख। ठीक है, और इनके जो टोटल स्थल जो मिले हैं, साइट मिले लगभग 2800 प्लस। लेकिन ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, मैं आपको समझ के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता का फैला हुआ है। अब नामकरण के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई नामकरण से मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कुछ चीजें बताता हूँ, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे मैं कोई कौन सा कलर ले लूँ, चलो ये कलर ले लेता हूँ। सिंधु नदी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप सबको पता है कि ये तिब्बत से निकलते हैं और ये जो है कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर होते हुए जो है ये पाकिस्तान के क्षेत्र में जाके गिरता है और ये जो है अरब सागर में जाके गिर जाता है। सिंधु की कई सारे सहायक नदी है ना, जैसे आपका यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, रावी है, झेलम है, चेनाब है, अलग अलग इसके सहायक नदी है। ठीक है, तो मेन जो हड़प्पा सभ्यता को जो उत्खनन हुआ था जिस समय, तो आप देखे होंगे सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज होता है ना, राखलदास एनर्जी के द्वारा किया जाता है। तो वो ये देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थल है हड़प्पा, ये कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास में क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्थल का खोज होता है 1922 ईस्वी में, उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो का। तो वो भी देखते हैं कि भाई ये भी कहीं ना कहीं जो है, आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसी के अगल बगल में का ये क्षेत्र है। तो इसलिए इसका नामकरण जो है पहले सिंधु घाटी सभ्यता देता है कि मतलब जो भी एरिया का जो खोज हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो सिंधु नदी के आसपास में था, मतलब कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र में था। फिर कई सारे स्थल का और खोज होता है। गुजरात का स्थल आप सबको पता है लोथल, राजस्थान का स्थल आप सबको पता है कालीबंगा, हरियाणा का स्थल आप सबको पता है। तो तब पता चलता है कि भाई ये जो स्थल है सिंधु नदी के बाहर का भी क्षेत्र है। तब इस जो इसका जो खोज करता है, या फिर इनकी जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, अलग अलग स्थल था। ठीक है, इनके जो खोज करता थे तो उनके माइंड में ये आया कि यार ये तो सिंधु नदी के बाहर का भी क्षेत्र है। तब आप इसका नामकरण के लिए लोगों के मन में यहाँ पे मतभेद हुआ। तब क्या किया, उनका कहना था कि अब क्या करते हैं ना कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग नामकरण किए सिंधु नदी के नाम पे, अब इसका नामकरण जो है, जो सबसे पहला जो स्थल है और सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा, तो भाई उसका ही नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं। और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम अभी हड़प्पा पड़ रहा है और आपको एनसीईआरटी के बुक में हड़प्पा ही मिलेगा। हालांकि कुछ बुक में अभी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही मिलता है। तो आशा करते हैं कि ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया नामकरण के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी क्यों पड़ा। बेसिक सी बात है, सबको समझ में आता है। अब यहाँ पे भौगोलिक विस्तार से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पीडीएफ पे लेके जाऊंगा, सारे की पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ से भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी तुरंत पढ़ाऊंगा। आप लोग कतई टेंशन मत लीजिए, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले समझिए, एक बार समझना जरूरी होता है। और मेरा मोटिव ये की है कि भाई आप एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत ना पड़े, मेरा मोटिव ये है। और ये सिलेक्शन बैच 2.0 है ना, इसका मैं कह रहा हूँ कि भाई एक ही मोटिव है कि सिलेक्शन तो सिलेक्शन। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपके पकड़ अच्छा से होगा, और पकड़ अच्छा से होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट होगा तो आपके कंधे पे डबल स्टार होगा फ्रेंड्स। और इस बार दिलवाना है, 1275 में भी मैं दिलवाया हूँ और इसमें भी दिलवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये है। तो अब इसके विस्तार से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कि भौगोलिक विस्तार से कि हड़प्पा सभ्यता जो है का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो जाहिर सी बात है पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश में होगा। कौन सी जगह पे, तो आलमगीरपुर, इसका नदी के नाम पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी बिंदु कौन सा है इसका, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके प्रमुख स्थल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका सामाजिक जीवन में मैंने आपको बता दिया ना कि भाई इसका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, पतन का कारण क्या था, हड़प्पा सभ्यता की दीन क्या थी। तो एक एक करके आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ और चर्चा करता हूँ वहां पे पीडीएफ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले बेसिक समझ आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बेसिक बात है कि इसका उद्भव कैसे होता है, खोजकर्ता के लेके भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य जानकारी में आपकी वन डे एग्जाम, चूंकि देखिए मेंस का क्लास में जो क्लास होता है तो सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन में थोड़ा सा डिटेल में चीजों को लिखना होता है, क्योंकि आप वन डे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे फैक्ट्स जरूरी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं दोबारा, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए। आप जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है,
तो इसमें आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में दो तरह का प्रश्न आते हैं। एक तो आता है भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, है ना। दूसरा जो है क्वेश्चन आते हैं एक थ्योरेटिकल। तो लगभग यहाँ पे मैं कहूंगा आपके वन डे एग्जाम में 90 से लेके 95% जो क्वेश्चन रहता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है। थ्योरेटिकल की मैं बात करूं तो ये जो है लगभग 5 से 10% क्वेश्चन 10% क्वेश्चन ही जो है थ्योरेटिकल रहता है। एप्लीकेशन बेस्ड से मतलब होगा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल से मतलब होगा कि भाई स्टेटमेंट देके आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सामान्य जानकारी में यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ हड़प्पा सभ्यता, और ये जो है वहां के हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, और हालांकि कहीं ना कहीं आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए, सामान्य जानकारी में आपको क्या याद रखना है, तो देखिए इसका जो टाइम पीरियड है, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 2400, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2400 से लेके 2400 बीसी में बोल रहा हूँ, 2400 बीसी से लेके मतलब ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। इसके मध्य में जो है यह विकसित, और एक शब्द आपको और दिखेगा, यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत सारे नगर थे, अभी जो कि मैं बताऊंगा, जिसमें 6 जो है प्रमुख स्थल कहिए या फिर नगर ये जो कि महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे यहाँ पे नगर थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, यहाँ पे समान जानकारी में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका समय काल जो है हड़प्पा सभ्यता का ये 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका टाइम पीरियड था। अगर आज से मैं बात करूं तो 4500 साल पुरानी ये सभ्यता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो है नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना है। उसके बाद इसे जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो एक चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम ही फ्रेंड्स, कलर चेंज कर लो, एक मिनट, प्रागैतिहासिक काल, ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा चैप्टर। प्रागैतिहासिक काल में देखा जाए तो इसे 3 खंड में हम लोग बांटते हैं। एक जो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, अच्छा यहाँ पे मैं लिखा हूं, नहीं तो लिखूंगा तो बड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं हालांकि वो लिखा हूं, शायद देख लेता हूँ। हाँ, ये चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। इतिहास को जो है लेखन के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जरा सा समझ लीजिएगा अच्छा से। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पे हमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, है ना, और इसके अंतर्गत जो है पाषाण काल को रखते हैं, बस इतना सा भी ध्यान रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहते हैं जहां पे हमें लिपि तो मिला है, मतलब कि लेखन की मैं बात करूं तो वो तो मिला है, लेकिन वहां के जो लिपि था अपठनीय था, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जो लिपि था मतलब कुछ फिगर टाइप का था, है ना। तो जो कि हड़प्पा सभ्यता की मैं अगर बात करूं तो ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां की लिपि हम लोग तो जाहिर सी बात है देखे हैं, लेकिन उस लिपि को मैं पढ़ने मतलब हम लोग जो है पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। कारण क्या है कि वहां का लिपि भाव चित्रात्मक है, कुछ फिगर टाइप का है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कौन से काल के अंतर्गत रखा जाता है, तो जाहिर सी बात आप आंसर टिक करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। उसका ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो भाई ऐतिहासिक काल में क्या होगा, जाहिर सी बात है सिंपल से यहाँ पे फंडा है कि भाई लेखन कला जो है मतलब लिपि, वहां के लिपि हम लोग पढ़ पाए हैं, और इसके अंतर्गत जो है वैदिक सभ्यता को रखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो तीनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता में। ये आदि ऐतिहासिक काल आपको समझ में आ गया कि आदि ऐतिहासिक काल हम लोग क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, ये जरूरी होता है जानना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखेगा, कांस्ययुगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है कांसे का जो चीज था या फिर इनका जो यहाँ पे जो वस्तुएं थी, मैं थोड़ा सा आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज के जो जितने भी वस्तुएं था या फिर औजार था, यहाँ पे मैं औजार ही लिख देता हूँ, इसका यूज ज्यादा वो लोग करते थे, कांस्य से बने हुए चीज का ज्यादा यूज करते थे, इसलिए जो है हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा।
यहाँ का लिपि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाव चित्रात्मक था, कुछ फिगर टाइप का था, जो कि आगे मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे समान जानकारी में कितने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था ये 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 बीसी में था। अच्छा, कुछ बुक में आपको 2500 से लेके 1750 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में यही आपको दिखेगा 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व या फिर बीसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से समान जानकारी में आपको ध्यान रखना ये है कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। ऐसे हम लोग आर्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता है और इसका जो लिपि था ये भाव चित्रात्मक था, ये ध्यान रखिएगा। बस ये समान जानकारी में आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न और पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, ये जाहिर सी बात है द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय थे। अच्छा, द्रविड़ लोग कौन थे ये जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और भूमध्य सागरीय लोग कौन थे ये भी आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये द्रविड़ लोग अभी जो आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना वो अभी भी वो द्रविड़ लोग ही है ना। तो दक्षिण भारत में जो लोग आप देख रहे हैं वो द्रविड़ियन ही है। तो ये थे और मैक्सिमम लोग जो है ये भूमध्य सागरीय लोग थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये की पॉइंट को यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से थे। तो ये द्रविड़ भी आपके ऑप्शन में रहता है, भूमध्य सागरीय भी रहता है। तो आपको ज्यादा जो लोग अब दिखेगा भूमध्य सागरीय दिखेगा, ठीक है। इनकी जनसंख्या ज्यादा था तो इसलिए भूमध्य सागरीय टिक करिएगा। जब भूमध्य सागरीय नहीं रहेगा द्रविड़ रहेगा तब द्रविड़ करिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको भूमध्य सागरीय टिक करना है, ये गलती कतई मत करिएगा, ठीक है। तो ये भी इनके निवासी के लेके मैंने आपको बता दिया। अब नामांकन और खोजकर्ता मैं आपको बता दिया हूं अभी कुछ देर पहले। हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज करता है कौन करता है अभी, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम सहनी, ठीक है। कब करता है ये 1921 ईस्वी में करता है। ये जरूरी होता है, याद रखना है। और ये याद कैसे होगा मैंने आपको बताया ना कि भाई आपको दो तरीके से यहाँ से चीजों को करना है, एक तो थ्योरेटिकल एक एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये सब का सब जो फैक्ट है ना ये एप्लीकेशन बेस्ड ही है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल का जो खोज किया था ये कौन किया था, उत्खनन के दौरान ये हुआ था। तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और ये जो था हड़प्पा जो शहर है ना, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता चुका हूं ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो का खोज होता है राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसका खोज किया जाता है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सिंधु, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मिटा के उसके बाद मेंशन कर देता हूँ, है ना। मोहनजोदड़ो, अच्छा मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं मेसोपोटामिया के अभिलेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये जानना जो थोड़ा सा जरूरी होता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं एशिया महादेश है, एशिया महाद्वीप है, इसके जस्ट सटा हुआ जो आपको देखेगा अफ्रीका महाद्वीप। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ईरान वाला क्षेत्र में, ईरान इराक वाला क्षेत्र में, यहाँ पे जिस समय हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ था उसी समय जो है ये जो है आप देखेंगे एक सभ्यता का और जिक्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र की सभ्यता। सॉरी, मिस्र की सभ्यता नहीं, मिस्र की सभ्यता यहाँ पे होता है जिसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं ना। ये इस वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फैला हुआ था, है ना। ये इस वाला क्षेत्र में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का फैलाव है, ये भारत वाला क्षेत्र में और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र में। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेलुहा शब्द जो है कहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है कौन से अभिलेख में, दोबारा सुनिए, हड़प्पा सभ्यता को कौन से अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेसोपोटामिया का अभिलेख है और ये कहाँ पे है, तो ये ईरान वाला क्षेत्र में है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभिलेख है मेसोपोटामिया और उसी अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से या फिर मेलुहा शब्द से जाना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भाई कहाँ पे फला फूला हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया इस क्षेत्र में, ठीक है, ये जरूरी होता है। मिस्र की सभ्यता इस क्षेत्र में होगा, बहुत आसान सी बात है, आपको वो ध्यान भी नहीं रखना है। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के लेके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये कहां तक हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मत पूछिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले मैं आपको जो ये क्लास करवा रहा हूं तो पहले आप क्या करिए,
इस पीडीएफ को मत पढ़िएगा, पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में मैं सारी चीजें डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या फिर उत्तर में कहां तक फैला हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जगह है जम्मू कश्मीर में, इंडिया के मैप पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जगह है, मांडा या फिर मांदा भी लिखा रहता है, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर है। और ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये जो है चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, ठीक है फ्रेंड्स, चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी का सहायक नदी है। चिनाब नदी आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी मैं बता रहा हूँ, आप अपना समझ, ठीक है। तो चिनाब नदी के किनारे जो है ये मांदा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये जो है दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहीं पे जो है अहमदाबाद है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु या फिर दक्षिण में जो फैला हुआ था ये दाइमाबाद तक फैला हुआ था। पूरब में जो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। और ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदन नदी के किनारे, यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, वहां तक उत्तर में फैला हुआ था, पूर्व में, माफी चाहता हूँ, पूर्व में वहां तक फैला हुआ था। पश्चिम में जो है आप देख सकते हैं सुतकांगे डोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और कौन सी नदी के किनारे, दसक नदी के किनारे। तो सबसे जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ तक फैला हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा नदी किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी बिंदु तो आलमगीरपुर कहाँ है भैया, तो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला में है, दसक नदी के किनारे, सॉरी हिंदन नदी के किनारे हैं, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिणी बिंदु तो आप सबको पता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, गोदावरी नदी के किनारे, जाहिर सी बात है ये दाइमाबाद पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो आपको पता है कि सुतकांगे डोर, ये एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब कि 3 क्षेत्र आप देख सकते हैं, 3 हिस्सा भारत में है और एक हिस्सा जो आप देख सकते हैं वो पाकिस्तान में पड़ता है, मतलब कि एक बिंदु, मतलब कि पश्चिमी बिंदु, ठीक है। और दसक नदी के किनारे ये भी ध्यान रखना बलूचिस्तान में पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे और यही तरीका है आपको याद करने का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां से, मैं फिर से कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है ना, तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, 1.5x करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख 6 स्थल है, और ये 6 स्थल का नाम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। और ये 6 स्थल कौन कौन सा है जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स, जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और ये 6 बड़े नगर है। मैं फिर से कर रहा हूं, आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं इनमें से कौन से जो है 6 बड़े नगर की श्रेणी में नहीं आता है, फिर यह आता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मोहनजोदड़ो, उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा, उसके बाद यहाँ पे गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये 6 ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे ऊपर में लिख भी दिया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर है, और ये बड़े नगर की श्रेणी में रखा जाता है। ये 6 कुछ कई सारे और नगर है, लेकिन ये 6 सबसे बड़े थे, और 6 में से पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन से 6 बड़े नगर की श्रेणी में हड़प्पा सभ्यता में नहीं रखा जाता या फिर रखा जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 6 नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि आप ये बता दीजिए कि भाई ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे पड़ता है, हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है, मतलब अभी इसका स्थिति भारत में है या पाकिस्तान में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या फिर कौन से राज्य में है, तो मेंशन कर दिया वो आप देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो की मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा की अगर मैं बात करूँ तो ये पाकिस्तान के मोटकुमरी जिला जो है, आप सबको पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि मैं लिखा दूं, देख सकते हैं मोटगोमरी है ना, यहाँ पे है मोटगोमरी जिला में स्थित है पाकिस्तान में। अगर मैं यहाँ पे धौलावीरी की बात करूं, सॉरी ये गनवारीवाला की बात करूं तो ये भी पाकिस्तान में है। उसका यहाँ पे बात करूं धौलावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के कच्छ जिला में है। हरियाणा, सॉरी राखीगढ़ी की मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे बड़ा जो साइट है हड़प्पा सभ्यता का वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। और मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी होता है सॉल्व करना, तो आप खुद से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घटना चक्र अवलोकन की बुक है वहां से सॉल्व करिएगा। हालांकि मैं भी करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद से भी करना है। आज मैंने अभी टॉपिक पढ़ाऊं तो आप जाके वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। कालीबंगा की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, वहां पे है अभी वर्तमान स्थिति। ये 6 जो है बड़े नगर में की मैं बात करूं तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो, पहला, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारीवाला, चौथा धौलावीरा, 5वां राखीगढ़ी और 6ठा कालीबंगा। इसका स्थिति भी मैं बता दिया हूं, ये ध्यान रखिएगा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इनकी जो नगरीय विशेषताएं है ना, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, इनकी विशेषता भाई जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता जो है यह ग्रिड पद्धति पर निर्मित सभ्यता था। इसका मतलब क्या है, ग्रिड पद्धति से मतलब होगा कि इनका जो यहाँ पे मान लीजिए निर्माण हुआ था इस क्षेत्र का, तो ये ग्रिड पद्धति पे था, कुछ इस तरीके से नीट के जैसा आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है इनका जो है विकसित हुआ था। ठीक है, वहां के जो भी रोड हुआ करते थे या फिर वहां पे जो भी कार्य होता था तो भाई कुछ इस पद्धति पे आधारित था, है ना, यहाँ के जो कार्य कंप्लीट करवाए जाते थे तो कुछ इस पद्धति पे था। ठीक है, अब यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छा था, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था था, मतलब कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं मैक्सिमम एरिया में जो है नाला बनाया गया था, और इसका डिजाइन जो है यहाँ पे मैं आपको बताया हूं ना कि ये ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य किए जाते थे या फिर जो भी भवन हुआ करते थे तो वहां की जो वहां पे जो ईंट का प्रयोग किया जाता था, ये प्रश्न पूछे जाते, इसलिए मैं सारे पॉइंट लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखेगा तो वह जो है पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ कि पकी हुई ईंट और अलंकृत ईंट का जो है प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, कालीबंगा में भी और मैक्सिमम एरिया में भी इसका उपयोग होता था। ठीक है, एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घरों के दरवाजे, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखिएगा, और यहीं पे लोग गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। तो घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता में जो है फ्रेंड्स घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल, यहाँ पे देखिएगा लोथल, लोथल कहाँ पे है मैं आपको बताया हूँ अभी कुछ देर पहले, ये गुजरात में पड़ता है लोथल। ठीक है, तो लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद जितने भी यहाँ पे घरों के दरवाजे थे, ठीक है, या फिर खिड़कियां थी, वो जाहिर सी बात है पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। लोथल जो कि अभी मैं आपको बताया हूँ ये गुजरात राज्य के गुजरात राज्य में पड़ता है अभी लोथल प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां के जो दरवाजे थे या फिर खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शहर को जो है दो भागों में बांटा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछे थे, एक उच्च भाग था और निम्न भाग था। दो भागों में शहर को जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया गया था, एक उच्च भाग में और निम्न भाग में। उच्च भाग जो था फ्रेंड्स ये पूरे तरीके से किलाबंद था, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कालीबंगा की मैं बात करूं तो इसका जो है सिर्फ दो भाग में जो है यहाँ पे किलाबंद हुआ था, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आप ये सर इतना फैक्ट कैसे याद होगा, याद हो जाएगा, आप पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ना, आपको इस आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा, और ये आपको 2-3 बार देखना है वीडियो को, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद ये जो स्नानागार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है एक प्रमुख जो है स्मारक के रूप में भी इसे जाना जाता है, जिसके मुख्य स्थित में देखा जाए, सॉरी मुख्य नहीं होगा, मध्य होना चाहिए, मध्य ही लिखा हूं, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में जो है बीच में स्थित स्नान कुंड है। हालांकि इसका लंबाई चौड़ाई पूछे नहीं जाते, मैं लिख भी दिया हूँ। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई की मैं बात करूँ तो 11.88 मीटर है, और इनकी जो चौड़ाई की मैं बात करूँ तो 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और गहराई की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2.43 मीटर गहरा है, लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं। तो स्नानागार की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो स्मारक है स्नानागार, ये हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर में है, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये स्नान कुंड था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कृषि और पशुपालन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जोते हुए खेत, कृषि और पशुपालन वाला जो पॉइंट है वहां से आपको क्या ध्यान रखना है, तो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का, देखिए हल का साक्ष्य अलग है, मैं कह रहा हूं जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, तो कालीबंगा से। कहां से फ्रेंड्स, कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहां पे है, तो आप कहिएगा कालीबंगा जो है राजस्थान में, मैंने आपको बताया ना अभी कि हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगा, और यहीं से जो है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। प्रमुख फसल जो है फ्रेंड्स गेहूं और जौ था हड़प्पा सभ्यता का। लोथल और रंगपुर से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, ध्यान रखिएगा।
चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये लोथल और रंगपुर से मिला है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लोथल और रंगपुर ये दोनों जगह से जो है चावल का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे अन्नागार। अन्नागार एक स्नानागार है जो कि स्नान कुंड था, मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो में था। एक जो अच्छा स्नान कुंड और अन्नागार ये दोनों जो फ्रेंड्स है, मतलब कि स्नानागार और अन्नागार ये दोनों मोहनजोदड़ो में ही इनका साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आपको वहीं पे दिखेगा, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, मैं आपको बता दिया हूं, तो ये जानना जरूरी होता है। तो ये जो है अन्नागार जाहिर सी बात है अधिशेष उत्पादन से संबंधित था, मतलब कि अनाज का ज्यादा उत्पादन होता था। तो वैसे उत्खननकर्ता के द्वारा ये पता लगाया गया है कि भाई अनाज उस समय जाहिर सी बात है वो विकसित और शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहां पे जो अनाज का उत्पादन ज्यादा होता था। तो अभी जैसी बात है हम लोग अभी कोल्ड स्टोर का प्रयोग करते, तो उस समय ये लोग अन्नागार का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो ये विकसित कृषि का साक्ष्य जाहिर सी बात है अन्नागार का साक्ष्य मिलता है। तो जाहिर सी बात अन्नागार से मतलब हो कि अन्न रखने का जगह, इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है इमारत, एक होता है स्मारक, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्मारक अगर पूछा जाए तो वह स्नानागार था। स्मारक, स्मारक से स्नानागार ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो है इमारत अगर मैं बात करूं तो अन्नागार है, तो अन्नागार में अन्न रखने का काम होता था। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखिए, मैं यकीन से दिलाता हूं कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके दिमाग में ये मुझे पता है कि आप पहले वीडियो को देखिए, आपके दिमाग में सब कुछ सेट होते जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप अगर सिर्फ बीच में आप रुकते भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तो मैं 15 क्लास में आपको प्राचीन भारत में कंप्लीट करवा दूंगा। और इवन आप यूपीएससी एग्जाम तक का जो क्वेश्चन है प्री का मैं बात कर रहा हूँ, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इवन अगर वीडियो आप अच्छे से देखेंगे ना तो मेंस में भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं पशुपालन के लेके। पशुपालन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये लोग जो है बैल और भैंस को पालते थे, ठीक है। बैल और भैंस को, भैंसागारी भी आपको दिखेगा, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। घोड़े का परिमाण, घोड़े के परिमाण जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो घोड़े के पैर का परिमाण या फिर घोड़े का परिमाण जो है सुडकोटदा, ये कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए। तो ये सुडकोटदा से, कालीबंगा से और लोथल से, ये तीनों जगह से मिला है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ये तीनों रहेगा तो तीनों को टिक करिएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो उसको भी टिक करिएगा, माफी चाहता हूं। तो पशुपालन में आप ध्यान रखिएगा, ये लोग बैल और भैंस जो है एक प्रमुख पशु था जिनको ये लोग पालन करते थे, पालते थे। घोड़े का परिमाण जो है सुडकोटदा से, कालीबंगा से और लोथल से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई घोड़े का परिमाण कहां से मिला है, ठीक है। ये तीनों स्थल आपको पता होना चाहिए। धार्मिक विशेषता की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स धार्मिक विशेषता की ना, क्योंकि मंदिर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है और डायरेक्टली प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार के दरोगा में भी प्रश्न ये रिपीट हुआ है, अलग अलग बिहार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसका साक्ष्य नहीं मिला। तो आपके ऑप्शन में रहता है मंदिर भी, और हम लोग के माइंड में ये सेट रहता है अच्छा मातृ देवी का पूजा हुआ करते थे, शिव पूजा हुआ करते थे, तो इसका मतलब मंदिर भी होगा। आप लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं मंदिर को, और आप लोग का क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है फ्रेंड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन किया हूँ, ये ध्यान रखना है। तो धार्मिक विशेषता के लेके आपको क्या ध्यान रखना है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मातृ देवी उर्वरा देवी की ये लोग पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा करने का ये साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखिएगा। कुब्बर वाला सांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में जो है इसका भी पूजा ये लोग करते थे और इसका भी साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी बनाने वाले, सॉरी दाढ़ी वाले, माफी चाहता हूँ, दाढ़ी बनाने वाले नहीं, दाढ़ी वाले पुजारी का, ठीक है। मेरा दाढ़ी मैंने क्लीन करवा लिया हूँ। दाढ़ी वाले पुजारी का जो साक्ष्य मिला है ना, इसके जो एविडेंस मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दाढ़ी वाले पुजारी का जो साक्ष्य मिला है तो वो कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, तो आपके सर सिंधु नदी के किनारे है, अभी मैं बता दिया हूँ। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, हालांकि मैं वो भी सारे पॉइंट्स कौन कौन से जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख नगर है और कौन सी नदी के किनारे हैं मैं आगे लिख दिया हूं, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, अगला यहाँ पे है पशुपतिनाथ की मोहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके चारों ओर जो है पशुपतिनाथ की जो मोहर है ना, अब प्रश्न पूछे जाते हैं कि पशुपतिनाथ की जो मोहर है इसमें किसका
जो है सिंबल नहीं है, किसका जो है यहाँ पे तस्वीर नहीं है इसमें। तो इसके चारों ओर एक तरफ हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंस है। पशुपतिनाथ की मोहर में हड़प्पा सभ्यता से पशुपतिनाथ की जो मोहर मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ये ध्यान रखना है। वहां पे 4 चीजों का साक्ष्य मिला है ना। एक हाथी, गेंडा, चीता, भैंस। हाथी, गेंडा, चीता, भैंस। और पता है 69th बीपीएससी में यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन से पशु का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला था। पता है आपके ऑप्शन में ये सब था, एक ऑप्शन उनमें से नहीं था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वही आंसर होता। तो उसमें हाथी भी था, चीता भी था, भैंस भी था। बहुत सारे लोग खुशी खुशी में चीता टिक कर दिए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हाथी टिक कर दिए हैं, देखिए उसका साक्ष्य मिला है। तो ये गलती नहीं करना है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, हालांकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं तो आपको जाहिर सी बातें पढ़ा ही रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और वही की पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो आप तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं भाई सारे सेक्शन का, तो आपको मैं यही कहूंगा, मेरा यही सलाह है आप लोगों से कि आप लोग क्या करिए, सबसे पहले पीवाईक्यू को जरूर देखिए। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें चल रहा है रिजल्ट स्कैम के लेके, 1275 बिहार एसआई के लेके, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी प्रचार करने का, ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं बेशर्मी का भी हद होता है, ठीक है ना। अपने लड़ रहे हैं, शर्म आना चाहिए, मतलब कि पैसा के लिए कुछ भी वो लोग करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। खैर मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। फिर अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो आप कहेगा सर कालीबंगा राजस्थान में है। स्वास्तिक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह से ये पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में, और ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। अभी जो हम लोग सूर्य का उपासना करते हैं ना स्वास्तिक चिन्ह बना के, तो ये जो सिंबल है हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, और इससे पता चलता है कि ये लोग सूर्य का भी उपासना करते थे। समाधान प्रक्रिया था, मतलब जो लोग का जो डेथ होता था उस समय, लोगों की मृत्यु होती थी, तो जाहिर सी बात है सबों को जलाते भी थे। तो सबका जलाने का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबों का दफनाने का साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा और कालीबंगा से मिला है। और युग में समाधिया की जो साक्ष्य मिला है ये लोथल और कालीबंगा से मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। समाधान प्रक्रिया मैं मेंशन कर दिया हूँ, और ये पूछे जाते हैं इसलिए मेंशन कर दिया हूँ, ऐसा ही नहीं किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। यातायात साधन की मैं बात करूं तो लोथल और सुरकोटदा से जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, लोथल और सुरकोटदा। बैलगाड़ी भैंसगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, मैंने आपको बता दिया। समाज की मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता समाज कैसे थी, तो ये पर्दा पर था, इसमें वहां पे था। वेश्यावृत्ति का भी वहां पे साक्ष्य मिले हैं। तो क्यों मिला है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांच की मूर्ति मिला है। मैं बोल रहा हूँ कांच की मूर्ति। और हड़प्पा सभ्यता कांच की सभ्यता थी, क्योंकि वहां पे जो भी औजार बनाए जाते थे कांच का प्रयोग ये लोग ज्यादा करते थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके जीवन शैली की मैं बात कर लूं तो लोथल और चुनौदरों से जो है मन के बनाने के कारखाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। मन के बनाने के कारखाने जो है कहां से मिले हैं, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये लोथल और चुनौदरों से मिला है। ये थोड़ा सा वीडियो आज का बड़ा होगा, क्योंकि 10-12 मिनट जो है इधर उधर में ही हम लोग लग गए, नहीं तो ये लगभग 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है क्लास, ठीक है। लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा, मैं बोल दिया हूं तो बोल दिया हूं, चाहे जितना बड़ा हो। यहाँ के लोग जो है सूती और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। पासा शिकार जैसे जो है मनोरंजन कार्य के लिए, मतलब कि जब वो लोग खेल खेलते थे तो पासा भी शिकार के रूप में पासा खेलते थे, शिकार भी करते थे लोग। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन के प्रयोग करते थे। मिठास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, हड़प्पा सभ्यता से जो है ना तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये जो है शांतिपूर्वक समाज थी, या फिर शांतिपूर्ण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और शांतिपूर्ण समाज थी हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता की व्यापार वाणिज्य की मैं बात करूं तो मोहर का प्रयोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हड़प्पा की मोहर पर जो है यहाँ पे श्रृंगी पशु का चित्र हुआ करते थे। मापन की इकाई 16 के अनुपात में था। विदेशी व्यापार की मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो इनके आप देख सकते हैं, मोहर का प्रयोग जो करते थे ना, कुछ इस तरह से सिंबल हुआ करते थे उसके, ठीक है। ये लोग जो व्यापार करते थे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आयातित वस्तु और प्रदेश, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। तो ये लोग तांबा का जो आयातित करते थे, ठीक है, ये कहां से,
तो खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी का अफगानिस्तान ईरान से, ध्यान रखना ये, और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, मैं इसलिए कर रहा हूं। सोना का कहां से करते थे, कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन का अफगानिस्तान ईरान से, लाजवर्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया की सभ्यता वो ईरान का क्षेत्र, इराक वाला क्षेत्र से, सीसा का ईरान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बस इतना ही ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं ना, आयातित वस्तु और प्रदेश ध्यान रखना यहां से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं शासन व्यवस्था की बात करूं, मतलब किसका वर्चस्व था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः ये वर्णिक वर्ण का जो वर्चस्व ज्यादा था, क्योंकि वहां पे हड़प्पा सभ्यता में जो है मैं बात कर लूं तो ज्यादा जो लोगों का दबदबा था वो वर्णिक, जो व्यापार वाणिज्य का काम करते थे, या फिर वर्णिक वर्ग कर सकते हैं, वाणिक वर्ग यहाँ पे लिख दिया हूं, वाणिक वर्ग का जो है या फिर वर्ण का ज्यादा दबदबा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संदर्भ सभ्यता के विनाश का कारण जो है संभवतः बाढ़ माना जाता है, ये ज्यादा मत आया है, हालांकि अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है, लेकिन ज्यादातर मत आया था वो बाढ़ आया है। ठीक है, पिगट ने हड़प्पा सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिगट महोदय ने जो है, पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा को, हड़प्पा जगह का नाम है, पाकिस्तान में पड़ता है, और मोहनजोदड़ो दोनों को जो है जुड़वा राजधानी कहा है। दोबारा कह रहा हूं, प्रश्न पूछा जाता है कि किसने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य को जो है, दोबारा सुनिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो ये पिगट महोदय ने कहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं की पॉइंट लिख दिया हूं। एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा क्या है भाई, तो आग में पकी हुई मिट्टी के जो भी वस्तुएं हुआ करते थे, दोबारा सुनिए, आग में पकी हुई मिट्टी को जो भी वस्तुएं बना के वो लोग जाहिर सी बात है प्रयोग में लाते थे, तो उसे कहा जाता था टेराकोटा। तो आप सीधे तौर पर ध्यान रख सकते हैं कि टेराकोटा क्या है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी की वस्तु में कहूंगा। अब सबसे बड़ी साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी जो साइट है, ये 2 साइट है, एक तो राखी गढ़ी है। भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो साइट है भारत में, वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता में बोला जाए, भारत शब्द ना प्रयोग करके, तब आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ओवरऑली सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रमुख जो स्थल है, प्रमुख जो नगर है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, और वहां से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं वो भी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, और ये चैप्टर वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आपका क्वेश्चन नहीं मिस होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए, कालीबंगा की मैं बात कर लूं, तो यहां से अलंकृत ईंट का जो साक्ष्य मिला है, ये कहां से मिला है, कालीबंगा से। अग्निकुंड का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चूरी का कारखाना का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। युग्म समाधि का और जोते हुए खेत का साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से मिला है। तो कालीबंगा, और ये है कहां पे फ्रेंड्स, तो आपके सर राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, सॉरी। श्रृंगी वाले पशु, एक श्रृंगी वाली मोहर जो है, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर जो है, ये कहां से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। मातृ देवी की प्रतिमा जो है, ये भी माफी चाहता हूं, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से फ्रेंड्स क्या क्या साक्ष्य मिला है, ये जो साक्ष्य मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है और अन्नागार है, स्नानागार और अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ की मोहर जो है, पशुपतिनाथ की मोहर, अब यहाँ पे 2 मोहर के लेके डाउट रहता है, मैं यहाँ पे बोला हूँ एक श्रृंग वाला पशु वाली मोहर, एक श्रृंगी पशु वाली मोहर, ये हड़प्पा से मिला है। लेकिन पशुपतिनाथ की मोहर जो है, ये कहां से मिला है, तो आप कहिएगा सर ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की थी, वो मोहनजोदड़ो से। सबको जलाने का साक्ष्य, दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल, अच्छा मोहनजोदड़ो ये कहां पे है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल गुजरात में है। बांध, जलाशय और स्टेडियम, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, ये लोथल से इसका साक्ष्य मिला है। अच्छा, लोथल मैं 2 बार लिख दिया हूं, कोई बात नहीं। तो बंदरगाह, धान एवं घोड़े का साक्ष्य, धान एवं घोड़े का साक्ष्य लोथल से। अग्निकुंड,
अग्निकुंड, युग्म समाधि, मनके बनाने का कारखाने जो है ये लोथल से मिला है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, माफी चाहता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं बांध, जलाशय और स्टेडियम, ये गुजरात में ही है, ये हो जाएगा धौलावीरा, है ना, धौलावीरा से मिला है। ठीक है, ये पीडीएफ आप इसलिए प्रिंट आउट करवा लीजिए पीडीएफ को, और यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, बांध, जलाशय और स्टेडियम, ये गुजरात में पड़ता है धौलावीरा, वहां से ये साक्ष्य मिला है। लोथल जो है ये गुजरात में ये भी है, यहाँ से बंदरगाह, ये धान, घोड़े का साक्ष्य, अग्निकुंड और युग्म समाधि, मन के बनाने वाले कारखाने, ये सब जो है लोथल से मिला है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सुरकोटदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना महत्वपूर्ण है। ये सूतकांगे डोर अलग है, ये सुरकोटदा है, सुरकोटदा गुजरात में है और सूतकांगे डोर ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये सुरकोटदा है फ्रेंड्स, ये जाहिर सी बात है घोड़े का अवशेष का साक्ष्य गुजरात के सुरकोटदा से मिला है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख स्थान, और ये कौन से नदी के किनारे है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी और 1921 में खोज किया था, पाकिस्तान के मोटरगुमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया था 1921 ईस्वी में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चुन्होदरो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल जो है मजुमदार इसके खोज करता है, 1931 में खोज किया था, ये भी सिंध प्रांत में है, मतलब कि पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा 1953 में खोज किया था, जाहिर सी बात है ये राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। और यहाँ पे बीबी लाल एवं केवी थापर, यहाँ पे बीके थापर है, सॉरी बीके थापर जो है ये थापर है, इनके द्वारा यहाँ पे खोज किया गया था कालीबंगा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोट दीजी ये सिंधु नदी किनारे है। अफजल अहमद जो है इसका खोज किया था 1953 में, सिंध प्रांत में है। रंगपुर ध्यान रखना ही है, ये मादर नदी के किनारे है, मादर में बोल रहा हूँ। ठीक है, रंगनाथ राव इसका खोज करता है, 1953 से 54 के बीच में खोज हुआ था, है ना, उत्खनन हुआ था, उसी समय यहाँ पे खोज हुआ था, और गुजरात में है ये। रोपर ये सतलज नदी के किनारे है, ये जो है यज्ञदत्त शर्मा इनकी खोज करता है 1953 से 56 के बीच में, और ये पंजाब में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रंगनाथ राव इसके खोज करता है 1955 से 62 में, और गुजरात में ये स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा इसे खोज करता 1958 में खोज किया था, ये यूपी में है। सुतकांगे डोर ये दशक नदी के किनारे है, ये ये है डेल्स, जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोज किया गया था 1927 से 1962 में, इसका खोज किया था, पाकिस्तान में ये है। वनमाली रंगोई नदी के किनारे है, ये आप सबको बताया कि रविंद्र सिंह शिष्ट है, इससे खोज करता वनमाली जिसे हम लोग गनवारी वाला भी कहते हैं, वनमाली को गनवारी वाला भी कहते हैं, और 1974 में खोज किया था हरियाणा में। ठीक है, धौलावीरा रविंद्र सिंह जो है वेस्ट इसके खोज करता थे 1990 से 91 में, ये गुजरात में। तो ये सारे की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, और हड़प्पा सभ्यता के सारे की पॉइंट और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोग मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिएगा। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है। कहां से, तो घटना चक्रवालोकन की बुक से। ठीक है, इतना काम करिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, हालांकि मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेंड्स करवाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले क्लास में। बायोलॉजी अगला क्लास आप लोग कौन सा होगा, बायोलॉजी का है ना, इसके बाद बायोलॉजी का क्लास होगा, तो बायोलॉजी का क्लास, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का क्लास होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का मैथ्स का क्लास होगा। 4 क्लासेज आपको करना है। ठीक है, अच्छा जो लोग भी बाद में जुड़ते हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो लोग भी बाद में जुड़ते हैं, सॉरी माफी चाहता यार, जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो भाई उसका जो है प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको सारे क्लासेस भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तैयारी में लग जाइए, इधर उधर की बातें में मत पड़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक अच्छे से पढ़िएगा नहीं फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे की पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड, तो मैं आपको ये चीजें हमेशा आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट इसका जो है पीडीएफ भी मिल जाता है। सारे सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है, और सभी लोग इस नंबर को क्या करिए, सेव कर लीजिए,
है ना, स्टेटस में लगाते रहता हूँ, जो भी अपडेट होता है तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या पढ़ना होता है मैं वो भी स्टेटस में बताते रहता हूँ। ये नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए, 9341766130। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए, गोल्डन जीके 21 के नाम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।